बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लियरिंग इन द स्काई का आज हम लास्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जैस और उसका वालिद जो था वो दोनों जा रहे थे पगडंडी के ऊपर। अब वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां जैस का बाप जो था वो उसको ले जाना चाहता था, और वहां उसने देखा कि वहां पर काफ़ी सारे जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ियाँ जो थीं, जिसमें आलू थे, कचालू थे और जिसमें टमाटर थे, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे और उसकी डिफरेंट रोज़ थी जो जहाँ पर उसने उगाई हुई थी। लेकिन अभी तक एक बात जो थी वो उसके जहन में नहीं थी, जो जस को वो क्लियर नहीं कर पाया कि वो इस माउंटेन टॉप पे क्यों चढ़ा, यहाँ तक क्यों आया, और नीचे जो वादी थी वहाँ पर उसने ये सारी काश्तकारी क्यों नहीं की। कहते हैं देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प। वहाँ ना एक शाह बलूत का दरख्त की एक किस्म है, वहाँ एक तना नीचे पड़ा हुआ था। वो कहता है वो फिर उस पर बैठ गया। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम। ब्लैक गम इज आल्सो द टाइप ऑफ अ ट्री। मैं उस स्याह गूंद के तने पर बैठा, नियर हिम जो उसके पास था। ये दोनों तने जो थे ना वो नीचे गिरे हुए थे, तो एक बाप उधर बैठ गया और बेटा जो था वो उधर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन। पहाड़ी के ऊपर ये एक वाहिद जगह थी वेयर द सन कुड शाइन, जहाँ सूरज चमक सकता था, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। यानी वो जो दरख्त का पैच था ना, वो पहाड़ी का टुकड़ा था, वहाँ से उसने हमें पहले बताया था कि मुख्तलिफ किस्म के दरख्त थे, ऊंचाई पे थे तो सूरज नहीं पड़ता था। उसने उन दरख्तों को हटा दिया था वहाँ से, और वहाँ अब सूरज की रोशनी जो थी वो वहाँ पड़ती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और उस साफ की हुई जगह के निचली तरफ, वर देर वॉज अ रिम ऑफ शेडो, साए का एक दायरा था, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टार्लिड प्लांट्स, उन तारीक रोशन पौधों की कितारों के ऊपर, लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो सब्ज टमाटरों से लदी हुई थी। लोडेड को हम अंडरलाइन करेंगे फॉर सिनोनिम, यानी अब वो जो दरख्त था उसका साया जहाँ पड़ रहा था वहाँ पर एक मजबूत किस्म के छोटे छोटे दरख्त जो थे वो टमाटर्स के वहाँ पर एग्जिस्ट थे, उसका साया वहाँ पर आ रहा था। What is the reason for your planting this patch up here? यहाँ ऊपर काश्तकारी करने का तुम्हारा क्या मकसद था? I asked, मैंने पूछा। जैस वहीं अभी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि उसे ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी कि वो यहाँ क्यों आया। 20 टाइम इन माई लाइफ, ये जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसलेशन के लिए। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, अपनी जिंदगी में 20 दफा, ही सेड, उसने कहा, अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं घर चला जाऊं, एंड बी विद माई फैमिली, और मैं अपने ख़ानदान के साथ रहूं, एज लॉन्ग एज आई कुड, उतनी देर तक जितनी देर मैं रह सकता हूं। अब देखें यहां हम एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। वो कहता है 20 टाइम्स इन माई लाइफ, ये उसने लिखा है। इन्वर्टेड कॉमास जो है वो यहां पर स्टार्ट है। अकॉर्डिंग टू द रूल जब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है तो पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल है, और यहां उसने डाला कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास उसने किया क्लोज, और फिर उसने लिखा ही सेड, और फिर लिखता है कॉमा, और फिर कॉमा लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आ डॉक्टर। अब एक ही लाइन के अंदर दो रूल्स हम देख रहे हैं। यहां इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए तो पहला अल्फाबेट कैपिटल, यहां इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए तो पहला अल्फाबेट स्मॉल। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको जबरदस्ती यहां इस सेंटेंस के दरमियान में घुसेड़ा गया है। अगर वो इसको दरमियान में ना घुसेड़ता, इसको अपनी प्लेस पे रखता, या तो शुरू में रखता या इसको आखिर पर रखता, तो ना हमें ये कॉमास बंद करने की जरूरत थी। जब हमें कॉमास बंद करने की जरूरत नहीं थी तो हमें इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये दोनों कॉमास की जरूरत नहीं थी, तो पहला अल्फाबेट स्मॉल ही आना था। जब हम इस तरह दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच को ऐड करते हैं तो हमें फिर क्या करना पड़ता है कि दोबारा जब हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं तो पहला अल्फाबेट हम स्मॉल ही लिखते हैं। इट मीन कि ये किसका पार्ट है? ये इसका पिछले का पार्ट है, इसी वजह से हमने इसको संभाल रखा। हाँ जी, टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उसने मुझे कहा,
अब यहां देखो, जब अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, टोल्ड मी नॉट टू वर्क। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये तो स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। अगर ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि या तो इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होगा, या हम बटन में पढ़ चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा। लेकिन यहां पर थर्ड पर्सन भी आ गया। यहां पर चूंकि वो डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था तो यहां पर इसका सब्जेक्ट क्या है? जो इलेक्ट किया हुआ है वो ही है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम कोई भी सब्जेक्ट वहां पर पुट कर सकते हैं। नॉट टू डू एनीथिंग, उसने कुछ भी ना करने के लिए कहा, बट टू लिव, और मैं जिंदा रहूं, एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, और मैं उन चंद दिनों से लुत्फानंदोज हो जाऊं जो मेरे पास बचे हैं। इफ द डॉक्टर हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर ठीक थे, ही सेड, उसने कहा, विंकिंग एट मी, विंक को अंडरलाइन करेंगे, आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स। अब देखें यहां पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जैसे ही उसने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए तो उसने क्या किया? आई लिखा। तो पहला अल्फाबेट तो कैपिटल स्मॉल होना चाहिए था क्योंकि पीछे कॉमा लगा हुआ है, लेकिन यहां पर कैपिटल है। क्यों? क्योंकि आई को हम किसी भी सूरत में छोटा अकेला नहीं लिख सकते। आई जो है वो क्या किया जाता है? हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, जो उसने इस फॉर्म के अंदर यहां पर कैपिटल लिखा। नाउ आई हैव रीच द ईयर गुड बुक अलाउज टू मैन, अब मैं उस उम्र तक पहुंच चुका हूं जहां बाइबल इजाजत देती है किसी शख्स को इन हिज लाइफ टाइम, उसकी जिंदगी में, उपान दे सर्त इस जमीन में, 3 years and 10, जो कि 70 साल है। पहली बात, गुड बुक क्या है? जैसे हम अपनी मजहबी किताब कुरान मजीद को होली कुरान हम इंग्लिश में कहते हैं, लाइकवाइज उनके लिए गुड बुक जो है वो क्या है? वो है बाइबल। अब अलाउज करती है कितने? 70 साल जो हमने यहां पर पढ़े, जो उसने यहां पर लिखा 3 years and 10, हमने इसको 70 कैसे बना लिया? 3 को हम 3 में लिखते हैं, स्कोर हम कहते हैं इंग्लिश में 20 को, इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं, इसका मतलब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनका जो आंसर आएगा दैट विल बी 60। मैथ की लैंग्वेज में जहां 2 के दरमियान एंड आता है दैट इज कंसीडर्ड प्लस इज इक्वल टू 70। इसका मतलब यह हुआ कि बाइबल में एक आदमी को जो इजाजत दी गई है, एक पर्सन की जो एवरेज एज निकाली गई है, वो 70 ईयर्स लिखी हुई है कि वो इस दुनिया में 70 साल रहेगा। तो इट मीन जैस के वालिद की जिंदगी जो थी वो 70 साल तक पहुंच चुकी थी। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टंप, वो तने से खड़ा हुआ, एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, वाइप को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए। उसने बारिश के कतरों को, पसीने के कतरों को साफ किया, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने लाल झुर्रियों वाले चेहरे से, विद हिज बिग ब्लू बंदाना, अपने उस बड़े रुमाल के साथ, एंड समथिंग एल्स जैस, फिर एक और पैराग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए, और इसके अलावा जैस ही सेड, उसने कहा, मोशनिंग फॉर मी, मोशन को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, कि वो साफ की हुई जगह के ऊपर वाले किनारे की तरफ उसके पीछे आए। यू वुडेंट अंडरस्टैंड, तुम इस बात को नहीं समझ सकते, अंटिल यू रीच 3 years and 10, जब तक तुम 70 साल की उम्र को नहीं पहुंच जाते। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, माजी के बारे में बात कर रहा था कि ये जो माजी होता है दैट इज़ द मेन थिंग। हम जिंदगी अपनी गुजारते हैं प्रेजेंट में, लेकिन हमारी मोस्टली जिंदगी जो गुजरती है ऑन द मेमोरीज ऑफ द पास्ट के ऊपर हम गुजारते हैं। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बारोड, इस वक्त के बाद तुम्हारा वक्त उधार है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब तुम इस किस्म की जिंदगी गुजारते हो, समथिंग गोज बैक, गोज बैक को हम करेंगे रिमेंबर, याद आना, माजी का रिपीट होना, कुछ याद आता है। समथिंग आई कुडंट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम उन जगहों को याद करते हो, यू न्यू एंड लव्ड, जिन्हें तुम जानते थे और जिन्हें तुम पसंद करते थे। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस ढलवानी पहाड़ी को देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग,
उसने इस साफ की हुई जगह के ऊपर वाले किनारे से इशारा किया टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वॉज 19, जब उसकी उम्र 19 साल थी, एंड आई वॉज 22, मेरी उम्र 22 साल थी, क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने इकट्ठे इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया। वो इशारा करता है नीचे, ही इज टॉकिंग अबाउट द यूथ ऑफ बोथ ऑफ देम, वो अपने दोनों माजी के जो जवानी थी उसके बारे में तस्करा कर रहा है, क्योंकि ये पीरियड वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर देम। वी रेज्ड कॉर्न, हमने गल्ला उगाया, बीन्स, फलियां एंड पम्पकिन, हेयर, और यहाँ हमने कद्दू उगाए। ज़रा हम कंपैरिजन करते हैं, अब जब वो अकेला काश्तकारी कर रहा था तो टमाटर, कचालू और आलू, व्हेन दे वर इन यंग एज, तो वो क्या उगा रहे हैं, कॉर्न्स उगा रहे हैं, फलियां उगा रहे हैं, कद्दू उगा रहे हैं। ये हार्ड वर्क वाली, सख्त मेहनती वाली फसलें हैं। वहाँ हार्ड वर्क नहीं है, मेहनत नहीं है, बड़ी आसान सी फसलें हैं। तो दो एजेस का डिफरेंस भी हमें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी। हिज वॉइस वॉज राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ जोश से बुलंद हो रही थी। एक्साइटमेंट कहेंगे, जोश को अंडरलाइन करेंगे। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, उसने अपने हाथों से भी बात की, यानी जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो बात करते हुए हम अपने हाथ हिलाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जेस्चर्स दे रहे हैं, तो उसके लिए दोज वर द डेज, कहता है वो दिन थे। दिस वॉज नॉट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये वो ज़मीन नहीं है जिसको किसी ने तामीर किया था। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये यहाँ पहले ही मौजूद थी। एज गॉड हैड मेड इट, जैसा खुदा ने इसे बनाया था। एंड वी हैड टू डू, और हमें जो कुछ करना था, वाज टू क्लियर द ट्रीज, हमें दरख्तों को साफ करना था। एंड बर्न द बुश, और हमें झाड़ी को जलाना था। आई प्लोड दिस माउंटेन, मैंने इस पहाड़ी पर हल चलाया। विद कैटल, मवेशियों के साथ। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड, और पहली दफ़ा इस पर हल चलाया गया था। एंड वी रेज मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने उस तिरछे गुच्छों के लिए 1 बैरल से ज़्यादा हमने वहाँ पर गल्ला उगाया। अब बैरल क्या होता है, जो यहाँ पर बैरल लिखा हुआ है, मोस्टली जो बैरल होता है ये हम देखते हैं किसी भी माए की पैमाइश के लिए। हम रोज़ सुनते हैं कि एक बैरल की प्राइस इतनी हो चुकी है, उसकी इतनी कीमत हो चुकी है, तो वो हम कंसीडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बैरल 194 पाउंड्स एक बैरल के अंदर जो है वो मौजूद होता है, यानी लीटर की सूरत में ये एग्जिस्ट करता है। इसकी क्वांटिटी डिफरेंट है, मुख्तलिफ जगहों पर ये मुख्तलिफ होती है। अब ब्रिटिश कुछ और है, जर्मन कुछ और है, रशियन बैरल कुछ और क्वांटिटी में रखता है, अमेरिकन जो है वो किसी और क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो लिहाजा ये डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हम इसको इसी तरह देखेंगे। कहता है हमने इतना ज़्यादा जो था वो यहाँ से गल्ला उगाया था। दैट इज़ वाई आई केम बैक अप हेयर, यही वजह है कि मैं यहाँ वापस आया। आई वेंट बैक टू आर यूथ, मैं अपनी जवानी की तरफ वापस जाना चाहता था। मीन कि वो याद करना चाहता था कि दैट वाज अ टाइम जब हम यहाँ पर काम किया करते थे। एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और ये वो वाहिद ज़मीन थी जो इस तरह बची हुई थी। एंड जस, और जस ही ब्रैग्ड को अंडरलाइन करेंगे, से विद प्राउड, फ़ख्र से कहना, रिगार्डलेस ऑफ माई 60 years and 10, मैंने अपनी 70 साल की परवाह ना करते हुए, आई प्लोड इट, मैंने इस पे हल चलाया। प्लोड इट विद अ म्यूल, खच्चर के ज़रिए इस पे हल चलाया। आई हैव विद जस्ट लिटिल हेल्प, थोड़ी सी मदद के साथ, डन ऑल द वर्क, मैंने सारा काम किया। इट इज़ लाइक द लैंड, ये उस ज़मीन जैसी है, योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर, जहाँ तुम्हारी माँ और मैं खेती बाड़ी किया करते थे। व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं अपनी बंदूक खेतों में लाता था। एंड टुक होम अ मेस, मेस हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, और घर के लिए खाना ले जाता था। फॉक्स क्विल, गुलहरियों का, एवरी इवनिंग, हर शाम को। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने नीचे उस गहरी वादी की तरफ देखा। वेयर माई मदर एंड फादर, जहाँ मेरे माँ और बाप हैड फॉर्म्ड, खेती बाड़ी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, कई साल बाद, व्हेन दे फॉर्म्ड दिस लैंड, जब वो इस ज़मीन पर हल चलाते थे। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये वो ढलवानी पहाड़ी थी
दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटल वुडन प्लो, जहाँ मेरे वालिद ने मुझे एक दफ़ा छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया था। दैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old, ये तब की बात है जब मेरी उम्र 6 साल थी। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मुझे फसलों की छांटी के लिए यहाँ पर लाए थे। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो, मैंने अपने उस छोटे खेत हल को खो दिया था। इन अ फरो, फरो हम क्यारी को बोलते हैं, इसको सिनोनिम के लिए अंडरलाइन करेंगे ब्रांचेस। एंड आई क्राइड, और मैं रोया, एंड क्राइड, और मैं रोया, इसकी हम बामुहावरा मीनिंग करेंगे, हम जारों की तार में रोया। अंटिल ही मेड मी अनदर प्लो, हत्ता कि उसने मुझे एक और हल बना के दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लो, लेकिन मैं उस दूसरी हल से मोहब्बत नहीं करता था एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितनी मैं पहले से मोहब्बत करता था। नाउ ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब इस पहाड़ी ढलवान को देखते हुए, ग्रोन अप विद टाल ट्रीज, जहां लंबे लंबे दरख्त हो चुके थे, मैनी ऑफ देम बिग एनफ, उनमें से बहुत सारे बड़े थे। अब देखें बिग एनफ, ये हम रूल पहले भी पढ़ चुके हैं। बिग हमारे पास क्या है? बिग हमारे पास है एक एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या लगा हुआ है? उसके बाद लगा हुआ है एनफ। इस मीन के ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? बिग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जब कभी भी एनफ किसी एडजेक्टिव से इस्तेमाल होगा, एज एन एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो वो उस एडजेक्टिव से बाद में आएगा, उस एडजेक्टिव से पहले नहीं आ सकता। कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि एडजेक्टिव से पहले आते हैं, लेकिन एनफ जब भी एज एन एडवर्ब यूज किया जाएगा, वो एडजेक्टिव के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकते। हाँ जी, टू बिग एनफ टू हैव साड इनटू लंबर एट द मिल, साड को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए काटना, लंबर को भी अंडरलाइन करेंगे इमारती लकड़ी, उसको मिल में काटकर इमारती लकड़ी बनाया जा सकता था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे माँ और बाप ने इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों से इस पर काश्तकारी की। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स। अब देखें यहां पर भी किस चीज का इस्तेमाल हो गया? फॉर और सिंस का, जबकि ये टेंस हमारे पास किसका है? पास्ट परफेक्ट का। इट मीन कि हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल, जैसा हम पहले कह चुके हैं कि 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल जो है वो तमाम टेंसेस के लिए कर सकते हैं। इसके लिए पाबंदी कोई नहीं है, हमें ये सिखाया जाता है कि 3 टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस और 1 प्रेजेंट परफेक्ट, इन्हीं में फॉर और सिंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम एग्जांपल देख चुके हैं, पहले भी एग्जांपल इसी लेसन में पढ़ चुके हैं। यहां पास्ट परफेक्ट है, यहां फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया गया है, तो हम इनको यहां पर यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद वो कहता है फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 feet टॉल, उनमें से ज्यादातर जो थे वो 60 फुट लंबे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली बैलें जो थी, हैड मेटेड देयर टॉप्स, मेटेड को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, उन्होंने अपनी चोटियों को मिला लिया था, टुगेदर इकट्ठे। एंड जस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, विस्पर्ड को भी अंडरलाइन करेंगे सरगोशी की। द डॉक्टर टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मैं बैठ जाऊं। टू टेक लाइफ इजी, जिंदगी को पुरसकून लूं। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था, मुझे याद करना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम अगेन, मुझे दोबारा इस जरखेज मट्टी को सूंघना था। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड, ये जमीन उस जमीन जैसी नहीं थी। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो एल्फाल्फा, जो मैंने एल्फाल्फा बनाने के लिए, काश्त करने के लिए बनाई थी। दिस इज रियल लैंड, ये एक हकीकी जमीन है। इट इज द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो जमीन थी जो खुदा ने छोड़ दी थी। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था। एंड डिग इन इट, और इसको खोदना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, सिफ्ट को अंडरलाइन करेंगे, मुझे इसे अपनी उंगलियों से दोबारा गुजरने देना था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट याम्स, मैं कचालू चखना चाहता था।
टमाटोज, टमाटर एंड पोटैटोज और आलूओं को ग्रोन इन दिस लैंड, जो इस जमीन पर उगे थे। अब ये जो पूरा पैराग्राफ हमने देखा है, इस पूरे पैराग्राफ में से मैं एक सेंटेंस उठाता हूं, आई हैड टू गो बैक। अब पूरे का पूरे पैराग्राफ में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, हैड टू। हम ये दूसरे हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स के साथ ऐसा कर सकते हैं कि हम उनके बाद टू लगा सकते हैं, इसके बाद एम के बाद, आर के बाद हैज और हैव के बाद हम लगा सकते हैं। जब हम ये लगाते हैं ऐसे, तो चूंकि यहां पर टू होता है, तो टू के बाद हमने क्या करना होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी होती है। जब हम इस तरह का काम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये काम अब लाजमी हो गया था, फर्ज ऐन बन गया था। आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा, मेरे मुकद्दर में था, मतलब ये मेरी उम्र नहीं थी, मुझे नहीं बताया गया था, मुझे तो डॉक्टर ने कहा था वो मर जाएगा, अगर तुम थोड़ा सा भी चले तो यू विल डाई, तुम मर जाओगे, टैक्सी लो और घर चले जाओ। लेकिन वो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के जरिए ये बताना चाहता है कि दैट वाज इन हिज लक, उसकी किस्मत में था। डॉक्टर्स जो कुछ कह रहे थे, दे वर राइट ऑन देयर ओन प्लेस, लेकिन खुदा के पास कुछ और प्लान्स थे, कुछ और जरिए थे, वो उनको डील कर रहा था, उनको चला रहा था, तो मेरे मुकद्दर में था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, पहाड़ी की इस चोटी से, आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन, मैंने दूर तक हर सिमत में देखा। ओवर द रग्ड हिल, इस खुरदरी पहाड़ी पर, माई फादर एंड मदर हैड क्लेड, जिसको मेरे माँ और बाप ने साफ किया था, एंड फॉर्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन, और इसने यहाँ पर गल्ला, इसने मकई और गन्ने उगाए थे। द वन स्लोप दे हैड नॉट क्लेड, एक ही ढलवान जो उन्होंने साफ नहीं की थी, वाज द वन, वो एक थी, फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लेड हिज लास, जो मेरे वालिद ने पिछली दफ़ा इसको साफ किया। स्मॉल पैच, एक छोटा सा टुकड़ा। आई फॉलोड हिम फ्रॉम दिस क्लियरिंग इन द स्काई, मैंने इस ऊंची जगह से उसके पीछे पीछे चलता रहा। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए नीचे रास्ते पर। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ, लेकिन तुमने इतने रास्ते क्यों इख्तियार किए। कमिंग फ्रॉम द फ्लैट ऑफ द स्टीर सेकेंड ब्लफ, जो इस ढलवानी चोटी की तरफ आते हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उसने वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो बाद में इसकी वजाहत करेगा। ये लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन। कहता हो यस ही सेड, उसने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली बहार से पहले, आई कुडंट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं इस ढलवानी रास्ते पर ना चढ़ सका। दैट वॉज वेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये तब की बात है जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता भी नहीं दिया था जिंदा रहने के लिए। आई मेड अ लॉन्गर इजियर पाथ, मैंने एक लंबा, लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री, और फिर उसके बाद वो कहता है इजियर, फिर कंपैरेटिव डिग्री। हम ये रूल पहले पढ़ चुके हैं, व्हेन ही टॉक्स वन थिंग, यानी एक रास्ता उसने पहले इख्तियार किया था, उस रास्ते से उस रास्ते का कंपैरिजन कर रहा है लेटर वाले वे के साथ, रास्ते के साथ। तो दो डिफरेंट चीजें नहीं है, दोनों वे है। तो दैन लिखने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने उसके लिए इजियर जो पहला रास्ता था उसके लिए लिखा। यानी वो एक काम नहीं कर सकता था, वो सीधा स्ट्रेट नहीं चढ़ सकता था। उसने उस तक आने के लिए क्या किया है, पहाड़ी तक आने के लिए रास्ते को लंबा किया। मैं आपको आम फहम लैंग्वेज में समझा देता हूं। कुछ अरसा जब वो वहां पर चढ़ सकता था, इस टॉप पे पहुंचा, अब उसकी ये हैबिट बन गई कि अब वो इसको कंट्रोल कर सकता था। उसने क्या किया, उसने इस रास्ते को मजीद ढलवानी कर लिया। अब इजी था डिफिकल्ट, जब वो इसका हैबिचुअल हो गया, उसने इस रास्ते को मजीद थोड़ा सा ऐसे कर लिया। जब वो इसका हैबिचुअल हो गया तो वो इस तरफ चलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि दिस इज द वे, जो हमें दिखाया जा रहा है कि आप इजी से डिफिकल्ट की तरफ जा सकते हैं। आप उस इसके हैबिचुअल होते जाएंगे तो आप मुश्किल से मुश्किल की तरफ चलते जाएंगे। सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, इसीलिए मुझे ज़्यादा क्लाइंबिंग नहीं कर सकता था, चढ़ नहीं सकता था। देन एज आई गॉट बेटर, जब मैं बेहतर हुआ, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया। दैट वॉज लिटल स्टीपर, जो कम ढलवानी था, फिर कंपैरेटिव डिग्री है। एंड आई सो कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया,
आई मेड स्टीपर पाथ, मैं ढलवानी रास्ते बनाता गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये जानने का एक तरीका था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं हर वक्त बेहतर होता जा रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं नीचे रास्ते पर उसके पीछे पीछे चलता रहा। दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, जो कभी इधर बल खा रहा था और कभी उधर बल खा रहा था। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ, वो उस रास्ते से 3 गुना लंबा था। वी हैड क्लाइंब, जो हम चढ़ चुके थे। इट मीन कि उसने हमें एक स्केच दिया कि वन थिंग इज दैट, कि आपने अपना काम करते रहना है। व्हाट इज इन योर लक, वो आपकी किस्मत में है, वो आपके साथ होके रहेगा। देर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, आप सिर्फ अपने काम की तरफ चलते रहे। और दूसरा स्टेप उसने हमें यह बताया है कि डोंट अडॉप्ट सिमिलरली डिफिकल्ट वे, आसान से डिफिकल्ट की तरफ चलो और वहां पर वो चाहकर चीजें आप जो है वो कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमने अपना आज दूसरा चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया और अब कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर तीसरे लेसन के साथ, डार्क देवर एंड गोल्डन आइट के साथ। अल्लाह।